people, hope you all are doing well. आज हम लोग प्लीडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं अंडर सीपीसी. सो बेसिकली प्लीडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ एनी लॉ सूट, यानी कि ये एक फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी लॉ सूट की. तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यहीं से मिल गया है कि ये एक फर्स्ट स्टेज होती है ऑफ एनी लॉ सूट. Okay, now it is the way by which parties to a dispute tell their case to the court and to the adverse party. ये एक तरीका है जहां पर दोनों पार्टीज अपना डिस्प्यूट, क्या उनके बीच में डिस्प्यूट है, किस बात की लड़ाई हो रही है, किस बात के लिए केस किया गया है, किस बात के लिए सूट फाइल किया गया है, वो सारी चीजें कोर्ट को बताती है और एडवर्स पार्टी को यानी अपोजिट पार्टी को भी बताती है. ठीक है, तो प्लीडिंग ये एक तरीका है. ठीक है, नाउ ऑर्डर 6 रूल 1 सीपीसी डिफाइंस प्लीडिंग. ऑर्डर 6 रूल 1 में आपका प्लीडिंग्स डिफाइंड है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी हुई है, इसमें बहुत छोटी सी बात लिखी है. ऑर्डर 6 रूल 1 में प्लीडिंग्स डिफाइंड है. डिफाइंस प्लीडिंग एज प्लेंट और अ रिटन स्टेटमेंट. क्या डिफाइन करता है ऑर्डर 6 रूल 1? कि प्लीडिंग एक प्लेंट है और इट कैन बी अ रिटन स्टेटमेंट. अब इसे अगर हम थोड़ा और इलैबोरेट करें तो इसका ये मतलब है, प्लेंट का ये मतलब है जो प्लेंटिफ लिख करके देता है. प्लेंटिफ अपने इश्यूज बताता है उस प्लेंट में कि क्यों मैं डिफेंडेंट के ऊपर केस कर रहा हूं या जो भी कुछ है. तो जो प्लेंट है वो प्लेंटिफ लिख के देता है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है. ये प्लेंटिफ की प्लीडिंग है. और रिटन स्टेटमेंट जो होता है इट इज बेसिकली द आंसर टू द प्लेंट, जो कि डिफेंडेंट की तरफ से होता है, जो कि डिफेंडेंट लिख के देता है. तो ये डिफेंडेंट की प्लीडिंग है. सो बेसिकली रिटन स्टेटमेंट इज द आंसर टू द प्लेंट. Plaint is the document submitted by the plaintiff. As I tell you, it is a document which is submitted by the plaintiff, that is the aggrieved party. वो aggrieved party है plaintiff, भाई जिसने सूट फाइल किया है, ऑब्वियसली उसको कुछ हानि हुई होगी तभी उसने सूट फाइल किया है. तो aggrieved party की तरफ से सूट फाइल होता है. Who states the material facts. अब उस प्लेंट में होता क्या है, मटेरियल फैक्ट्स होते हैं. रीजंस फॉर फाइलिंग द सूट, क्यों वो सूट फाइल किया गया है वो रीजंस भी होते हैं. And what remedy or relief the aggrieved person is claiming through the legal proceedings. और तीसरी चीज क्या होती है कि क्या रेमेडी या क्या रिलीफ वो चाहता है कि कोर्ट उसको दिलवाए. ठीक है, सो ये होता है हमारे प्लेंट में. अब रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट इज अ रिप्लाई टू द प्लेंट. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इट इज द आंसर टू द प्लेंट. सो इट इज द रिप्लाई टू द प्लेंट wherein the defendant, that is the opposite party against whom claims are being made by the plaintiff, जिसके खिलाफ क्लेम्स कर रहा है प्लेंटिफ, वो रिटन स्टेटमेंट देता है, यानी कि डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देता है. प्लीडिंग कंटेन्स क्लेम्स बाय द प्लेंटिफ. अब प्लीडिंग में बेसिकली क्या आता है? क्लेम्स बाय द प्लेंटिफ, जो क्लेम्स प्लेंटिफ कर रहा है वो. काउंटर क्लेम्स बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के काउंटर क्लेम्स आते हैं. सो हम लोग देख लेते हैं कि प्लीडिंग में क्या क्या आता है. क्लेम्स ऑफ द प्लेंटिफ, एंड काउंटर क्लेम्स ऑफ द डिफेंडेंट, counter claims of the defendant, question and answers, and everything that is essential to lead the case to a certain end. Question and answers होते भाई, इन्होंने कुछ questions किए, सामने वाला defendant कुछ answers दे रहा है. सारी वो चीजें जो कि केस को एक certain जगह पर, एक end पर पहुंचाने के लिए जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें pleading में लिखी जाती हैं. कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं प्लीडिंग के, तो अब हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं फंडामेंटल रूल्स के बारे में. Now this is a very important point, and fundamental rules defined है रूल 2 of order 6 of CPC.
ऑर्डर 6 में आपको फंडामेंटल रूल्स मिलेंगे प्लीडिंग के। सबसे पहला रूल है द फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड अपॉन एंड नॉट द लॉ। फैक्ट्स के बारे में बहस होनी चाहिए, लॉ के बारे में बहस नहीं होनी चाहिए। प्लीडिंग किसकी होनी चाहिए? फैक्ट्स की प्लीडिंग होनी चाहिए। सो फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड एंड नॉट द लॉ, एंड नॉट द लॉ। मटेरियल फैक्ट शुड बी प्लीडेड, ये नहीं कि सब कुछ लिख दिया है उसी अपनी प्लीडिंग में। जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिस फैक्ट की वजह से लड़ाई शुरू हुई है, जिस फैक्ट की वजह से सूट फाइल किया गया है, वो सारी चीजें होंगी आपकी प्लीडिंग में। सो मटेरियल फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड, मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी, एविडेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाइल प्लीडिंग। प्लीडिंग के समय एविडेंस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि एविडेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल प्लीडिंग, एविडेंस इंक्लूड नहीं होगा प्लीडिंग के समय पर। चौथा पॉइंट है फैक्ट्स शुड बी प्रेजेंटेड इन प्रिसाइज मैनर। फैक्ट्स जो कुछ भी प्रेजेंट किए जाएंगे वो बहुत ही प्रिसाइज्ड मैनर में प्रेजेंट किए जाएंगे। एंड नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन द प्लीडिंग शुड बी मिस्ड, और कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मिस नहीं किया जाएगा। प्रिसाइज्ड मैनर का मतलब ये है कि ये नहीं कि सारी चीजें शुरू से लिख दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही चीजें लिखी जाएंगी। इसीलिए आगे ये भी कहा है कि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस नहीं होना चाहिए। एंड नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट should be missed। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग एक फर्स्ट स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज है ऑफ एनी लॉ सूट। ऑर्डर 6 रूल 1 में डिफाइंड है प्लीडिंग ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 6 और रूल 1 सिर्फ इतना कहता है कि प्लीडिंग को एक सिर्फ इस तरीके से डिफाइन करता है कि वो एक प्लेंट है और एक रिटन स्टेटमेंट है। प्लेंट वो होता है जो कि प्लेंटिव देता है, और रिटन स्टेटमेंट वो होता है जो रिप्लाई होता है प्लेंट का, जो कि डिफेंडेंट देता है। ठीक है। और फंडामेंटल रूल्स और जो प्लीडिंग के हैं वो आपके रूल 2 ऑर्डर 6 में है, जिसमें ये बताया गया है कि फैक्ट्स को प्लीड करना जरूरी है, लॉ को प्लीड नहीं करना है। दूसरी चीज है कि वो जो फैक्ट्स होंगे वो मटेरियल फैक्ट्स होंगे। तीसरी चीज है एविडेंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्लीडिंग के समय पर। और चौथी चीज है कि फैक्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज्ड मैनर में होंगे, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी जाएगी और कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मिस नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि और भी जो सारे रूल्स होते हैं प्लीडिंग की वो कौन कौन से होते हैं। ये जो दूसरे रूल्स होते हैं, बाकी सारे जो रूल्स हैं वो डिफाइंड है रूल 3 से लेकर के रूल नंबर 16 तक, और ये ऑर्डर 6 में बात करते हैं हम लोग इसकी। सबसे पहला रूल है इन अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट of due specific particulars with respect to date and time should be mentioned in the pleadings। देखो, अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है, कोई फ्रॉड का केस है या डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का केस है, तो ऐसे में जो कुछ भी है, जब भी पेमेंट किया गया, पेमेंट नहीं हुआ, कब किस डेट को पेमेंट किया जाना था उस डेट को पेमेंट नहीं हुआ, जो भी कुछ है वो सारी चीजें प्लीडिंग में लिखी जाएंगी। यानी कि डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन होने चाहिए प्लीडिंग में। ये इंपॉर्टेंट है अगर मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, फ्रॉड का केस है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का केस है। एवरी प्लीडिंग, नाउ सेकेंड पॉइंट, एवरी प्लीडिंग मस्ट बी वेरीफाइड बाय द पार्टी हुज प्लीडिंग इट इज। भाई ऑब्वियस सी बात है कि सारी प्लीडिंग को वेरीफाई करना जरूरी है जिसकी वो प्लीडिंग है उससे। तो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इज नेसेसरी। बाय द पार्टी, जिसकी वो प्लीडिंग है ऑब्वियसली वो अपनी प्लीडिंग को वेरीफाई करेगा। एंड इट मस्ट बी एकम्पनीड बाय अ स्वॉर्न एफिडेविट,
और साथ साथ इस प्लीडिंग के साथ जो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट जो भी कुछ है उसके साथ साथ एक एफिडेविट भी लगाया जाएगा, वो पार्टी लगाएगी, तो एक स्वॉर्न एफिडेविट भी उसमें अटैच्ड होना चाहिए। Non-performance of a condition precedent should be specifically mentioned in the pleadings। कोई भी नॉन परफॉर्मेंस है, किसी कंडीशन का अगर नॉन परफॉर्मेंस हुआ है तो वो भी मेंशन किया जाएगा प्लीडिंग में। सो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रही हूं, इसको भी मेंशन किया जाएगा प्लीडिंग में। ओके, the facts which deals with the onus of proof or which favors a party shall not be pleaded। ऐसे फैक्ट्स जो कि ये बताएं कि बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ, ऐसे फैक्ट्स जो कि ये बताएं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है या फिर किसी पार्टी को फेवर करें, उन सारे फैक्ट्स को प्लीड नहीं किया जाएगा। सो द फैक्ट्स विच deal with onus of proof or favor any party shall not be pleaded। Okay, next, a party to the suit shall provide with his and opposite parties address। दोनों पार्टीज का एड्रेस जरूरी है, so both parties address will be also there in the pleading। Every pleading should be signed by the party or one of the parties। सारी pleading जो है उनपे सिग्नेचर जरूरी है, should be signed by the parties or one of the parties, by the parties or one of the parties। Amendment of pleadings shall be allowed by the court। अगर pleadings में कोई amendment करना है, कोई change करना है, तो वो अपने आप से आप नहीं कर सकते हो, कोर्ट अगर आपको अलाउ करती है तो ही आप उस pleading में कोई amendment कर सकते हो। सो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग तभी होगा, प्लीडिंग में कोई चेंज आप तभी कर सकते हो जब कोर्ट ने अलाउ किया हो, ठीक है। द प्लीडिंग्स शैल बी डिवाइडेड इन प्रॉपर पैराग्राफ्स वेयरएवर रिक्वायर्ड, कंसिक्वेंटली नंबर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। बहुत ही कायदे से जो कुछ भी प्लीडिंग है, जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है, बहुत ही कायदे से लिखा जाना चाहिए, प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखा जाना चाहिए, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो नंबरिंग भी होगी और उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए। सो पैराग्राफ्स में होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे ही बना करके बस लिख दिया कि सबमिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा कायदे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसे लिखा जाएगा, अगर नेसेसरी है तो नंबरिंग भी करी जाएगी एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। सो ये कुछ दूसरे रूल्स हैं प्लीडिंग के बारे में। तो हम लोगों ने दो रूल्स देखे, फंडामेंटल रूल्स देखा और अदर रूल्स देखा। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस प्लीडिंग के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है टू रिड्यूस द ब्रॉड इश्यूज ऑन विच डिस्प्यूट अरोज टू अ नैरो एंड कॉमन इशू। उन ब्रॉड इश्यूज को इस तरीके से थोड़ा सा रिड्यूस कर देना ताकि वो एक नैरो और कॉमन इश्यू बन सके। दूसरा पॉइंट है टू रेंडर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनएक्सपेंसिव एंड अप्रोचेबल। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इनएक्सपेंसिव और अप्रोचेबल बनाना। तीसरा पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल टाइम ऑफ पीपल दैट इज वेस्टेड इन फ्रेमिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन एंड आफ्टर एवरी हियरिंग। जो टाइम है लोगों का वो बच सके, अगर हम प्लीडिंग प्रिपेयर करते हैं तो जो वैल्यूएबल टाइम है लोगों का उसे हम लोग बचा सकें, जो कि वेस्ट होता है हर बार की हियरिंग में आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करने में।
फोर्थ पॉइंट है टू एलिमिनेट इररेलेवेंट फैक्ट्स एंड मटेरियल्स दैट विल वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट। सो इररेलेवेंट फैक्ट और मटेरियल को एलिमिनेट करता है प्लीडिंग। जैसा कि मैंने बताया था, प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही लिखे जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इररेलेवेंट फैक्ट और मटेरियल होता है उससे वो चीज एलिमिनेट हो जाती है और फिर इससे कोर्ट का टाइम बचता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है टू एड द कोर्ट इन रीचिंग टू अ फ्रूटफुल कंक्लूजन। अब कोर्ट के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो सारी चीजें एकदम शुरू से क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीजें लेकर के बैठ के सुने, तो सिर्फ वो मटेरियल फैक्ट सुनती है जिसकी वजह से वो एक फ्रूटफुल कंक्लूजन पे पहुंचती है। सो आई होप आप लोगों को प्लीडिंग्स क्या है ये समझ में आया होगा, फंडामेंटल रूल्स और जो बाकी सारे रूल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।